हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे केवीएस पीआरटी के पेपर को, जो कि शिफ्ट 1 का पेपर है आपका। और ये हेल्ड ऑन हुआ था आपका 21 Feb 2023 को। तो आइए इस क्वेश्चंस को, जितने भी इसमें दिए हुए हैं सबको देखा जाता है। और ऑलरेडी मैंने इस पेपर को सॉल्व कर दिया है बहुत हद तक, ताकि जिससे कि आप लोगों का टाइम भी सेव हो और आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सको कि पेपर किस तरह आ सकता है और आपकी प्रिपरेशन क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बन रहा है आपका, वो है क्या? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है क्या? गैदर टुगेदर। अब इसमें देखो, इसका मीनिंग तो मैंने यहाँ लिख दिया है, गैदर टुगेदर। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। जैसे लिखा है एक्सक्यूज, प्रिडिक्ट, स्टोर और अकॉर्ड। तो इसमें देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा गैदर टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका स्टोर। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? अ लैक ऑफ करेज, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो डरपोक टाइप का। ठीक है, तो अब देखो, डरपोक है, अपोजिट मीनिंग बताना है, तो अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? बोल्ड। डन है। तो देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, बहुत ही टफ जैसा कुछ नहीं रहेगा। सिमिलर मतलब कि ऐसे कुछ बेसिक सी वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे और उसको समझना होगा। आगे देखो कैसे क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ लिखता है क्या कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो अब देखो इसमें लिखा है हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गालवन वैली। ओके, अब यहाँ पे लिखता है क्या? गालवन वैली लिख रहा है। तो अब फाइटिंग क्या है इसमें? देखो, इसमें लिखा है हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गालवन वैली। तो ये जो फाइटिंग है यहाँ पे एज ए नाउन यहाँ यूज हुआ है। ओके, आगे देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा है सी इज राइटिंग ए लेटर। अब इज है और इसको हमने चेंज किस में करना है? चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज इन पैसिव वॉइस। तो अब इसको देखोगे आप, सी इज राइटिंग ए लेटर। तो अब इज के बाद क्या है आपका? बिंग। तो इज आया है, तो इज के बाद लगेगा बिंग, तो हो जाएगा क्या आपका? देखो, जिसमें बिंग होगा तो इसका जब करेक्ट आंसर आप देखोगे तो ये बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ओके, देखो कुछ चीज़ तो आपको पढ़ी होनी होगी। आप कहो इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाए ग्रामर सेंटेंस के रिगार्डिंग, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बनेगा क्या? देखो, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। देखो अब लिखा है द टीचर कॉमा टू कॉमा वाई आर यू लेट टूडे शीला। तो देखो एकदम इजी है ये, इसका आप सिंपल सा बनेगा द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लेट दैट डे। ओके, तो द टीचर और कॉमा टू कॉमा इन्वर्ट, देखो है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है आपका। तो क्वेश्चन मार्क होने की वजह से ये बनेगा यहाँ पे आस्क्ड। और अब शीला आपका एज ए नाउन है, तो नाउन लिखोगे और ये 5W+1 से स्टार्ट हुआ है, तो वाई और सी और आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वॉज लेट। और टुडे का होता है अपना क्या? दैट डे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो हैव बीन फॉर्म इनटू अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखो मैंने इसको क्या किया, पहले रीड किया, समझा कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है क्या? मस्ट नो कैन हेल्प यू ऑल द फैक्ट बिफोर आई, एंड फिर लिखा है आई। तो जब इसको आप अरेंज करोगे तो इसमें आपको मिलेगा बिफोर आई कैन हेल्प यू, कॉमा आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट। ओके, आप इस चीज को कैसे कर सकते हो? तो इसको आप मल्टीपल फैक्टर में डिवाइड कर लेना। मल्टीपल फैक्टर में डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे? इस चीज को मीनिंगफुल वे में देखना कि इससे क्या इसकी मीनिंग आ रही है और इस सेंटेंस का क्या मीनिंग आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। ओके, तो लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज एन एरर इन इट। अब आपको बताना है कि इसमें कि कहाँ पे एरर है।
तो इस सेंटेंस में इधर देखो लिखा है हैज ईदर ऑफ यू सा माई बुक। तो देखो हैज है ना, असा तो सेकंड फॉर्म होगा, तो सेकंड फॉर्म का क्या बनेगा, सीन बनेगा। ओके। अच्छा देखो ये वाला में आपको करेक्ट टिक करना था कि कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो ये छूटा हुआ था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ये वाला। ओके, DBEAC आप अरेंज करके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा वो। और इसमें देखो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो इसके सी वाले में प्रॉब्लम है। डन है, आगे बढ़ते हैं। देखो, fill in the blanks in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follows। अब लिखा क्या है इसमें, at the time the phone rang she dash the table। तो देखो क्या है, पास्ट की फॉर्म में बात हो रही है, तो she was laying होगा इसका आंसर। डन, आगे देखिए बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ चीजों को मैंने सॉल्व किया हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज दैट फॉलो। कोविड-19 हैज अगेन डैश इन चाइना। ओके, तो देखो मतलब क्या होता है, ब्रोकन आउट का मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है सडन अकरेंस। ब्रोकन ऑफ का मीनिंग मैंने लिखा है क्या, डिसकंटिन्यू। अब ब्रोकन अप का मैंने लिखा है एंड ऑफ द रिलेशनशिप। अब ब्रोकन विथ का मतलब लिखा है एग्रीमेंट। तो क्या हुआ, सडन वो आया होगा, तो सडन जब आया है तो वहां लिखोगे कोविड-19 हैज अगेन ब्रोकन आउट। ओके, डन है, आगे देखो। तो कोई लिखा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट, वही चीज है। आई प्रॉमिस टू डैश यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। देखो क्या होगा, कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होगा, विजिट समवन। मैंने मीनिंग लिखा है वहां पे, आप एक बार इसको पढ़ना, इसको समझना भी। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कॉल ऑन। अब देखो इतनी तो सारी चीजें थी इंग्लिश की, जो कि आप सब अच्छे से समझे हो, देखे हो। ओके, अब हम लोग आते हैं किस पे, हिंदी वाले पे। और अगर इन केस अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती या लग रहा है कि किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज को ऐसा करना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ओके, ये 110% है कि अगर आप लोग कमेंट किए तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो अब यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है क्या, कि स्त्रियों की समस्या बहुत सी हैं। देखो ऊपर जैसे लिखा है कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखो हमको ये सेंटेंस दिया हुआ है। ओके, लिखता है कि स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। तो गद्यांश में किनकी समस्याओं का उल्लेख है, तो गद्यांश में आपका है स्त्रियों की। ओके, आगे देखिएगा। देखो अब इसमें आप पढ़ना अच्छे से इस चीज को। देखो मैंने वहां लिखा है कि शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया होगा, क्यों, क्योंकि इसमें शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती हैं। जब आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे, पैरा को पढ़ोगे, तो वहां पे वो चीज लिखी गई हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है कि स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे। और इसमें देखो क्या लिखा है, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। ओके, देखो स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, यह कथन पूर्णतः क्या है, सटीक है। ओके, अब देखो इस चीज को मैंने सॉल्व भी किया है, और मैंने अपने मतलब फ्रंट पे ही रखा है कॉपी, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम्स हो या कभी किसी चीज का आप लोगों को लगे कि हाँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है डिटेल करने के लिए, तो मैं उस चीज को आपको उस कॉपी से आपको समझ के बता दूंगा। ओके,
ये उसमें क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये सब तो ईज़ी था। अब लिखो लिखा है क्या, शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? तो शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? शिक्षित होगा। ओके? अब देखिएगा, लिखा है तत्सम शब्द का उदाहरण है। तत्सम शब्द का मतलब क्या हो गया? जैसे लिखा है क्षीर, खीर, गोबर, काम। तो देखो इसमें देखो क्षीर ही एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम है। वे शब्द जो संस्कृत से यू मतलब जैसे संस्कृत में दिए हैं वैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, खीर है, गोबर, तो गोबर का तत्सम होता है गोमय और काम का होता है तत्सम कार्य। ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो खग भी होता है, द्विज भी होता है और विहंगम भी होता है। तो और नहीं है तो आपका क्या है, उदक। ओके, आपका नहीं है तो उदक है। अब देखो उदक का मतलब क्या होता है, उदक जैसे ना, जैसे हम लोग उदक ये है जल, जल का है एक्चुअली ये पूरा। उसको देखोगे उदक का मतलब जल से कह सकते हो आप। तो उदक यानी जल, जल यानी कि जैसे जल हो गया, अमृत हो गया, सलील हो गया, वारी हो गई, नीर हो गया, तोय हो गया, अम्बु हो गया और ये मेघपुष्प हो गया। मेघपुष्प भी एक, मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें देखा था कि दिया हुआ था वहां पे। तो मेघ पुष्प का भी मतलब क्या होता है, ये वर्षा रूपी जल जो होता है, जल। ठीक है। आगे देखो लिखा है समूह से भिन्न शब्द है। देखो समूह से भिन्न शब्द की बात अगर कह रहा है यहाँ पे, तैरना, हंसना, सोना, ये तीनों क्रियाएं हैं, जबकि बच्चे एक तरह के किसमें हो जाएंगे, नाउन जैसे में, तो आपका बच्चे हो जाएगा। ओके, ऊपर हम लोगों ने टिक किया है ना, हाँ ठीक है। देखो देव प्लस इंद्र की संधि तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा देवेंद्र। अब देखिए कि हिंदी और इंग्लिश बहुत इजी थी। इंग्लिश इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं था, हिंदी और इंग्लिश वाले में। अब देखो इसमें क्या है, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो देखो इसमें क्या है, जब कभी किसी चीज को हम लोग पूर्णतः किसी को दे देते हैं तो वो दान में आता है। किस में आता है वो, दान में आता है, तो आपका हो जाएगा संप्रदान। ओके। देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है। भाई देखो इसमें देखो राजनीतिक न्याय भी है, आय की आस्था की स्वतंत्रता भी है, गरिमा की, व्यक्ति की गरिमा भी है। नहीं है तो आपका आय की समानता। आय की समानता कैसे हो सकता है भाई, आय की समानता मतलब हर किसी का आय एक समान कैसे पॉसिबल है, हाँ। तब तो किसी के स्किल और इस चीज के बारे में कोई जिक्र ही नहीं होगा, सब एक बराबर हो जाएंगे। ओके। आगे देखते हैं हम लोग। देखो एक चीज तो अगर आप समझ सको इसमें कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक सीक्वेंस में करने के लिए, वो जैसे वो कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है। तो उसमें चीजें ऊपर नीचे करके आती है तो उसको आप बना लेना। ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ लिखा है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो आपका कौन नहीं है, मोहनजोदाड़ो नहीं है। ओके। कहो तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लूं, मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो क्या है क्या नहीं है। तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और हड़प्पा की खोज के एक वर्ष के बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक स्थल को मान्यता दी गई थी। ओके। तो ये सब चीजें इसमें हैं, इसके बारे में जो पता थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, उसके एक साल के बाद 1922 में इसको खोजा गया था। वर्ष 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, तो देखो एक आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो बेस्ट वाला ट्रिक। ठीक है। बेस्ट ट्रिक ये है ना कि जैसे कि जब कभी आप कोई पेपर लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार
क्या टिक करूं, ये टिक करूं जो समझ में आ रहा है, या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक बहुत अच्छा हिंट देता हूं मैं आपको पेपर क्लियर करने के लिए, कि आप ऑप्शन पढ़ना, और ऑप्शन में जो सबसे लंबा वाला लाइन होगा और लग रहा होगा कि यार ये कहीं न कहीं इस क्वेश्चंस के आंसर पे बैठेगा, तो आँख बंद करके उसको टिक लगा देना, अगर कन्फ्यूजन है तो, ठीक है? अगर कन्फ्यूजन है, लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि क्या टिक होगा, क्या नहीं टिक होगा, तब उस पर टिक कर देना। 110% मैं आपको बता दूँ, ये 100 में से 80-90% सटीक जाता है। जैसे देखो इसी में इसका करेक्ट आंसर है ये, ओके? बाकी पढ़ लेना, आप समझोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो रेयन के स्रोत कौन से हैं? वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे रेयन, जैसे नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, ये सब चीजें ऐसे लगती हैं जैसे कि ये लैब में बनाया हुआ या केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाया हुआ आपका वो है तत्व, एलिमेंट, ओके, या बोल लो पदार्थ। लेकिन ये जो है कोयला, पानी और हवा यहाँ लिखा है, पॉलिस्टर और कपास लिखा है, तो ये एक्चुअली बनता है किससे है? काष्ठ के गुदा से, ओके। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये आपका क्या है, रेयन एक संश्लेषित तंतु है जो प्राकृतिक स्रोत विशेष रूप से लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। जो लकड़ी का छिलका नहीं होता है, जैसे बड़े लोग छिलते हैं तो उसमें से निकलता है छिलका, उससे वो वाली बात है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखा है किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने में कौन सा विलेन सहायता करता है? किसी खाद्य वस्तु, जैसे कि आप ले लो आप पनीर ले लो, ठीक है? तो उसमें क्या डालोगे? उसमें डाल दो आप तनु आयोडीन विलयन। तो उसकी पहचान करने के लिए आप उसको डाल दोगे तो देखोगे ना कि वो बदल जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें बदली हुई रहेंगी तो। देखो तनु आयोडीन विलयन जल में घुले आयोडीन के विलयन जो हैं आपके, सामान्यतः की क्षमता कम करने के लिए कम सांद्रता में संदर्भित करता है। और आयोडीन के बारे में बता दूं कि आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जो अपने शुद्ध रूप में गहरे बैंगनी रंग के ठोस के रूप में दिखाई देता है, ओके। और भी चीजें हैं, कास्टिक सोडा के बारे में आप जानते ही हो, NaOH हो गया जो। देखो क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा? किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने में कौन सा विलयन सहायता करता है? तो तनु आयोडीन विलयन, ओके। अब आपको नकली पनीर बताना है कि नकली है कि असली है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो इसका। कहने का मतलब मेरा ये था। और देखो क्या लिखा है आपका, देखो ये तो इजी सा है, विटामिन B1 विटामिन डी। देखो इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। आयोडीन की कमी होगी तो गलकंड, कैल्शियम की कमी होगा तो हड्डी और दांत का क्षय, विटामिन बी वन यानी कि बेरी बेरी, और विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स, ऐसी सब बीमारियां होती हैं, ठीक है। देखो लिखा है अब यहाँ पे करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर तो आने से रहा नहीं, लेकिन जो भी करंट अफेयर इसके बिहाफ पे लग रहा होगा कि देखो पहला वाला दिख रहा है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, दूसरा वाला लग रहा है कि किसी सम्मान, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो दिया गया होगा उससे रिलेटेड है, तो आप उसी पे टिक करना, ठीक है। देखो लिखा है क्या, वैसे मैं बता देता हूँ उसका भी आंसर क्या है, कि नवंबर 2022 में ला न्यूसिया स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से देश रहे हैं? तो उसमें देखो थे कौन, उज्बेकिस्तान और भारत, ओके। उसमें कौन कौन थे, उज्बेकिस्तान और भारत था। अच्छा रुको देखो एक इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके मैंने बनाया है, कितने 9 पेज पे चलेगा, देखो ये वाला है, तो इस पे 50 पे है हम लोग, रुको इसको चेंज कर लूँ जरा। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 9 पे, ओके। तो आजा भाई, 9 इंटर, ठीक है।
इस वाले में एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा वहाँ पे लोगो वाला छूट गया था, तो मैंने लोगो लगाया था, उसको उसी के लिए लगाया हूँ मैं। तो इतना डन है। देखो लिखा है वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो उस समय कौन थे? रामदरस मिश्र। ओके, इन्हें मिला था। इसका आंसर आपका था उज्बेकिस्तान और भारत। देखो अब आगे है क्या, गोवा में। अच्छा, ये फिर कुछ कट रहा होगा ना। रुको उसको अरेंज कर दूं मैं। ठीक है, कुछ हल्का सा जूम हुआ होगा। देखो अब क्या है, देखो गोवा में आयोजित फिल्म 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तो उस समय था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। आई हैव अ इलेक्ट्रिक ड्रीम्स उसको मिला था। ओके, राष्ट्रीय कैडेट क्रॉप्स NCC अक्सर आता रहता है दोस्तों। अक्सर आपका ये देखोगे ना, ये आपका आता रहता है किसी न किसी चीज में। ओके, तो अब देखो, मैंने थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लिया है ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखे। तो देखो इसमें लिखा है राष्ट्रीय कैडेट क्रॉप्स NCC ने अपनी 74वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई। तो NCC जो है कि 27 नवंबर 2022 को उस समय लोग मनाए थे। लेकिन आपको मैं बता दूं NCC के बारे में, क्योंकि NCC से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो NCC जो है आपका, इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स, और 1948 में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है ये। ओके, जिसने अपनी 74वीं वर्षगांठ 27 नवंबर 2022 को मनाया। ओके, अगर पूछा जाए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीसी की स्थापना आपका 15 जुलाई 1948 में हुआ था। देखो मैं सब चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ, ओरली भी चीज़ों को आप समझो। ओके, ओरली चीज़ों को समझोगे और मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मल्टीपल हो जाता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और यह विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ तक तो ये करंट अफेयर, अब मैथ आ गया। देखो लिखा है निम्नलिखित संख्या क्रम में से ऐसे कितने पांच हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले दो अथवा तीन हो अथवा और एक कदम बाद में सात अथवा आठ हो। देखो अब देख सकते हो, इसमें इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे टिप टिक करोगे इसमें तो आपको मिलेगा ये चार, एक दो तीन चार। ठीक है, और कोई लिखा है क्या, गीता अपने घर से उत्तर की ओर 60 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर घूमती है, 90 मीटर चलने के बाद वह ट्रैफिक सिग्नल पहुंचती है। देखो पहले वो गई है उत्तर की ओर, फिर 90 मीटर चली है दाईं ओर घूम करके, फिर 100 मीटर चली है, फिर उसके बाद 60 मीटर चली है। उसका डायरेक्शन पूछ रहा है तो दक्षिण पूर्व होगा। इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो। ठीक है, अब देखो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। नौ मित्र MNOPQRST और U एक पंक्ति में दक्षिणी की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसको अरेंजमेंट करके बैठाने का है। तो इसमें आप जब टिक करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका है आपका दक्षिण पूर्व। और देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा R। ओके, अपना अरेंजमेंट करके बैठा लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब देखो क्या है, ये आपका कथन है और उसके बारे में बताया है। ठीक है, कि क्या जो पहला वाला कथन है दूसरे वालों को फॉलो करता है या दूसरा वाला पहले वालों को फॉलो करता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, फिर नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन एक और कथन दो दिए गए हैं।
जिनमें से प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है, आप निर्णय कीजिए कि कौन सा या से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। रिया सप्ताह के किस दिन आई थी? तो अब किस दिन आई थी आपको बताना है। उसकी मां को सही से याद है कि वह बुधवार से पहले किंतु रविवार के बाद आई थी, और उसकी बहन को सही से याद है कि वह सोमवार को नहीं आई थी। तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि इसमें दोनों ही चीजें क्या है, सही है। आप अपने तरीके से बैठाना, पता चल जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। ऐसे विकल्प चुनिए जो दिए गए 3 वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। गायक, तैराक, इंजीनियर। और ये खूबी तो देखो किसी न किसी व्यक्ति में कहीं ना कहीं मिल सकता है। देखो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ लिखा है, कट रहा है क्या? ठीक है, फिर चलो थोड़ा सा छोटा कर ले क्या। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है? तो देखो उसमें कौन है आपका, स्काइप। इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्काइप है। देखो क्वेश्चन है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? ठीक है, तो उसमें देखोगे बाय डिफॉल्ट होता है एज। डन है। EPROM का पूरा फुल नेम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें किसी की अचानक लाइट चली गई तो भी डाटा सेव होता है। ठीक है, आगे देखिए। विंडोज मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? तो विंडोज मीडिया प्लेयर है भाई। तो विंडोज मीडिया प्लेयर में आपका अगर नहीं वर्क करता है तो वो है आपका .pdf। ओके, आगे देखो। लिखा है कि MS पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? तो ट्रांजिशंस नहीं है। ध्यान रहे, इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने पर दूसरे प्रभाव को जोड़ता है। मैं चाहूँ तो पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ सारे क्वेश्चंस का और आपके MCQ के साथ, बट यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वीडियो काफी क्या हो जा रही है, लंबी बन रही है। तो आप फटाफट देख लो। तो वो लिखा है, शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की क्या भूमिका है? तो अब देखोगे कि मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना इसकी प्राथमिकता है। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है? तो स्कूल, समाज, मीडिया द्वितीयक है और परिवार जो है आपका प्राथमिक है। आप गृह और विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? देखो माता पिता से बार बार बैठ के करके आप क्या कर सकते हैं, सबको एक साथ ला सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हो क्या करते हैं, टीचर लोग क्या करते हैं कि PTM रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होता क्या है? तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेनली देखो क्या होता है ना कि पहले तो एक टीचर का एक अध्यापक मतलब जो है वो बच्चे के पेरेंट्स से फेस टू फेस होता है। तो उसको उसकी बच्चे के जो फैमिली है उसके बारे में पता चलता है, उनका नेचर कैसा है उसके बारे में पता चलता है, जिससे वो बच्चे को भी समझ पाता है कि इसके साथ किस तरीके से शिक्षण दिया जाए, किस तरीके से उसको शिक्षा दी जाए जिससे वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। और टीचर को ये भी टीचर को जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके वो रहेंगे, पेरेंट्स को अभिभावक रहेंगे, वो भी बता देते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी-ऐसी चीज़ों को कर रहा है और ये तकलीफ आ रही है। तो उससे क्या होता है कि जो शिक्षा का एक स्वरूप है बच्चे को लेकर के, वो काफ़ी आसान हो जाता है। अभिभावक को अध्यापक को लेकर के और अध्यापक को अभिभावक को लेकर के। समझ गए कि नहीं आप? आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है, स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ PTA, देखो PTA आ गया, हम PTM की मैं बात बोल ही रहा था। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशंस होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या भूमिका है? तो इसका मतलब है कि स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना। ओके,
देखो लिखा है निम्नलिखित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? तो अग्निशामक केंद्र। ओके, देखो अग्निशामक केंद्र क्यों होगा ये भी समझ लो आप, क्योंकि एक अग्निशामक केंद्र अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशामकों की भूमिका पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने में अधिगम में सामुदायिक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। क्योंकि ये एक तरह का प्रयोग होगा बच्चों के ऊपर कि अगर कभी कोई परिस्थिति जटिल हो जाती है और कोई किसी कारणवश कुछ कोई नहीं पहुंच पाया या किस तरीके से होगा, तो एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उसको आप लेके चलोगे तो अग्निशामक केंद्र मिलेगा। आगे देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल बाटिका क्या है? तो बाल बाटिका आपका क्या है? 3 से 5 वर्ष तक की आयु में प्राप्त शिक्षा है। ओके, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका में जाएगा जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक होगा। ओके, और बाल बाटिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाल बाटिका कार्यक्रम को कक्षा 1 से पहले 1 वर्षीय कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है। डन है। और देखो पूरा निचोड़ बता देता हूँ एक तरीके से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बाल बाटिका है वह 3 से 5 वर्ष की आयु में प्राप्त शिक्षा है। समझ गए आप? आगे बढ़े। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? पूर्ण जीवन। ओके, अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? तो अनौपचारिक रूप से मूल्यों और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाना। बालक बालिकाएं किशोरावस्था में स्कूल से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो संवेगात्मक सहयोग। ओके, संवेगात्मक सहयोग क्या है? तो संवेगात्मक सहयोग किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक आवश्यकता है क्योंकि यह उनके मानसिक कल्याण और आत्मविश्वास के आधार पर रहता है। ओके, आगे बढ़े कि निम्नांकित में से क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? तो आप देखोगे सही और गलत पे क्या करना, विभेद करना। ओके, निम्नांकित में से क्या किशोरावस्था के व्यवहारात्मक विलक्षण है? तो व्यवहारात्मक लक्षण है क्या? अपनी अस्मिता को लेकर संघर्ष। ओके, शिक्षा शास्त्र क्या है? तो शिक्षा शास्त्र क्या है? यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है जिसका मूल्यांकन और अनुदेश शामिल है। मैंने आपको पहले बताया था अगर लगे किसी क्वेश्चन में डाउट से जैसा कि क्या सही है क्या गलत, तो आप उसमें जो सबसे बड़ा वाला उसमें टिक लगा देना, बेफिक्र हो जाना। फिर प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका है अनुच्छेद 350A में। ओके, स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेत है तो भय रहित माहौल में सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष। आगे बढ़े, देखो थोड़ा सा मैं डिटेल अगर करके करूंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। आप इस वीडियो को समझते चलो, जिसमें प्रॉब्लम जैसा लगेगा मैं खुद ही बता दूंगा। बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता का तात्पर्य किससे है? परिपक्वता का तात्पर्य है कि बालक के विकास क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी परिवर्तन। ओके, अध्यापकों और विद्यार्थियों में किस प्रकार के संबंध के फलस्वरूप अधिगम की अभिवृद्धि होती है? तो होता है क्या? सौहार्दपूर्ण संबंध। ओके, देखो जो आपका सौहार्दपूर्ण संबंध है ना, वो होता है क्या है कि जैसे कि ये एक तरीके से आपको सकारात्मक और सहायक अंतःक्रिया है जिसमें कि विद्यार्थी को अधिगम में सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। सौहार्दपूर्ण रखोगे, नॉर्मल नेचर रखोगे, नॉर्मल तरीके रहेंगे तो बच्चा उस चीज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा जिससे कि वो अंदर ही अंदर मोटिवेट होगा, प्रोत्साहित होगा। ओके, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दीक्षा। ओके,
दीक्षा के बारे में अगर आप समझना चाहो तो देखो, ये है डिजिटल अवसंरचना से संबंधित संसाधन की उपलब्धता। ओके। दीक्षा दीक्षा का अगर आप हिंदी फुल मीनिंग समझना चाहोगे तो उसका मतलब होता है ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो शिक्षा के लिए व्यापक डिजिटल अवसंरचना प्रदान करती है। ओके। तो अब एक बार इसको डिटेल समझ लेना, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम प्रक्रिया के संबंध में स्कूलों में किसकी अनिवार्य तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया गया है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। ओके। देखो आगे, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा है। आगे बढ़े दोस्तों। देखो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करना। यार देखो, इतना आसान नहीं होता है सब चीजों को देखना करना। पहले पढ़ना, समझना, फिर उसका एक पूरा नोट्स बनाना, और क्या सही है क्या गलत है उस चीजों को भी देखना। और वैसे भी देख रहे हो कि मेरे वीडियो में हल्के हल्के कहीं कहीं वीडियो पॉज होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मैं इसको और अच्छा कर लूंगा। ओके। पहले से मैंने कुछ चीज़ अपडेट की है, कुछ और अपडेट करने की कोशिश रहेगा। लेकिन तब जब आप चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं खुद ही धीरे धीरे आप लोगों के लिए और अच्छा बेहतर कर दूंगा। देखो, अब लिखा है क्या, बालक के भाषा विकास में स्वरम विज्ञान क्या है? स्वरम विज्ञान का मतलब होता है क्या, वाक ध्वनि उत्पन्न करना। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? तो हाथों हाथ प्राप्त अधिगम, उसको बोलते हैं अनुभवात्मक अधिगम। मतलब अनुभव के आधार पे मिला हुआ शिक्षा अनुभवात्मक अधिगम होता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ लो आप। अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ है कि हस्त गतिविधि आधारित अधिगम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभवों में सक्रिय रूप से शामिल होकर और उन पर चिंतन करके चीजों को सीखता है। ओके। निम्नलिखित में से किसमें से कक्षा में अधिगम की वृद्धि होती है? तो श्रव्य दृश्य उपकरण प्रयोग के द्वारा उसमें वृद्धि होती है। ओके। आगे देखते हैं। माहौल निम्नलिखित में से किसका अवयव है? तो माहौल जो है क्या, व्यवहारवाद का है। डन है। देखो, इस वीडियो को ऐसा करते हैं, देखो यहाँ कितना लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 50, देख रहे हो? तो 25 तक का मैं जो है क्वेश्चन एक वीडियो में बना देता हूँ, और 25 तक का मैं सेकंड वीडियो में बना देता हूँ। मतलब एक पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि एक बार बैठो, कुछ चीज़ों को समझ लो, फिर एक बार बैठो, फिर एक बार समझ लो। ओके। स्कूलों में पाठ्यचर्या का क्या प्रयोजन है? अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति। अधिगम का अभिप्राय क्या है? सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। पढ़ लोगे आप उस सब चीज़ों को, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो लिखा है, एक बालक को जीवन की स्थितियों से उद्भाषित किया जाता है, तो ये अधिगम कहलाएगा अनुभवात्मक अधिगम। मैंने आपके बारे में उसके बारे में बताया था ऊपर। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना के प्रतिरूप को निम्नांकित में से किस रूप में रूपांतरित किया गया है? आपको याद होगा 5334। ओके। 5334 एक आपका अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संरचना बनाया गया है। देखो है क्या ये, कि 5 और 3 फिर 3 फिर 4 है। तो 5 जो है ना, 5 जो है आपका, वो 5 वर्ष की आधारभूत चरण आयु। देखो, 3 से 8 वर्ष, इसमें 3 वर्ष का पूर्व स्कूली, जैसे कि आपका आंगनबाड़ी और पूर्व स्कूली, और 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा शामिल है। क्योंकि बच्चा क्या होगा कि 3 साल पर तो गया आपका वो स्कूल, अब 5 साल पहले वो रहेगा किसमें, जिसमें कि 3 साल तो रहेगा वो आंगनबाड़ी में, और पूर्व स्कूल शिक्षा में फिर 2 वर्ष अपना ऐसे करेगा। ठीक है। और फिर 3 वर्ष का प्रारंभिक चरण रहेगा, जैसे कि आपका कक्षा 3 से 5 वर्ष।
फिर 3 वर्ष को ले लोगे तो वो फिर 6 से 8 में जाएगा और फिर जब 4 वर्ष लोगे तो वो कक्षा 9 से 12 में चला जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोलती है 5, 3, 3, 4। ध्यान रहे, ठीक है? और इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ये 5, 3, 3, 4। वन का भ्रमण करने से बालक में क्या विकसित होगा? आत्म गवेषण क्षमता। ओके, देखो आत्म गवेषण क्षमता क्या है, तो जैसे कि वन का भ्रमण करेगा बच्चा, वन की चीजों को देखेगा, समझेगा कि ये चीज ऐसे है, वो ऐसे है, तो उसको वो खुद से स्वरूप से आंतरिक रूप से उसको समझ सकेगा वो। ओके, आगे देखिएगा। प्रशासन के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक का मुख्य अध्यावसायिक दायित्व है पर्यवेक्षण। ओके, आगे बढ़े। देखिए लिखा है निम्नांकित में से क्या शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता है? देखिए, शिक्षा कभी भी कट्टरपंथ और अंधविश्वास का प्रसार नहीं कर सकती है। ओके, अधिगम निःशक्तता कहलाती है, तो देखो इसमें अधिगम निःशक्तता तो सभी चीजें होती है। अधिगम में जो चीजें पढ़ने लिखने में डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही हूँ वो सब आती हैं। ओके, और देखो ये तो बहुत इजी चीज है कि आपका डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म, ये सब है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है कि एक लेखन विकार जो लिखावट, वर्तनी और कागज पर विचारों को व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है, वो होता है क्या? डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है कि एक अधिगम निःशक्तता जो संख्या को समझने और गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती हो कैलकुलेशन में। डिसलेक्सिया एक पठन विकार जो लिखित शब्दों को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बी को डी समझते हैं, समझ रहे हो आप? जिसमें पठन प्रवाह को समझ में कठिनाई होती है, तो वो आपका हो गया। ठीक, तो इसमें सारे हैं। आगे बढ़े। निम्नांकित में से किस कारण वह समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम केंद्र है? देखो, इससे यथार्थ जगत में अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। लिखा है किस मंत्रालय ने मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है? तो मनोदर्पण योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय ने किया है। और कब किया गया है ये? तो कोविड-19 महामारी के समय की बात है ये। ओके, निम्नांकित में से क्या गंभीर मानसिक विकार है? ओके, सिजोफ्रेनिया, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसके बारे में आपको बता दूं कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के चिंतन करने, संवेगों और व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है तथा अक्सर वास्तविक से अलगाव का कारण बनता है। ओके, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको मति भ्रम, भ्रम, अव्यवस्थित चिंतन, गंभीर संज्ञानात्मक हानि का अनुभव हो सकता है या होता है। जैसे गजनी नहीं देखे हो, समझ लो कुछ उसी तरह का सिजोफ्रेनिया। लेकिन वो जैसे 15 सेकंड के बाद भूल जाता था ना, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि आपको भ्रम हो जाएगा कि चीजें सही है कि गलत है, क्या है। बहुत ही गंभीर बीमारी होती है ये मानसिक रूप में। आगे देखो लिखता है स्कूली बालक बालिकाओं में सामान्यतः कौन सा मानसिक विकार उत्पन्न होता है? तो दुश्चिंता विकार। ओके, स्कूली बच्चों में मानसिक रुग्णता का मूल कारण क्या है? आनुवांशिकी और मनोवैज्ञानिक तनाव। निम्नांकित में से कौन सी पहल दिव्यांगजनों के लिए सार्थक होगी? भाई उन लोगों को आकलन और सहायता। ठीक है, कक्षा में बौद्धिक निष्ठता की पहचान कैसे की जा सकती है? बौद्धिक निष्ठता के लिए क्या होगा? कम बौद्धगम्यता। अब देखो, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या के निवारण हेतु विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक संवेगात्मक अधिगम का एकीकरण। स्कूल का भावी योजना और इसका दर्शन निम्नांकित में से किस में दर्शाया जाएगा? ओके, तो स्कूल की संदर्शिता है, विद्यालय विकास योजना रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है ये? किस नेता को
किस भूमिका में होना चाहिए, किसी नेता को किस भूमिका में होना चाहिए? तो प्रेरणादायक और निर्देशक। हर नेता को ऐसा होना चाहिए कि वो प्रेरणादायक हो, निर्देशक हो, लोगों को समझा सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को किसी चीज़ की समझ में ना हो उसको वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, ओके? और देखिए, प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए किसकी सहायता लेगा? ओके, तो सबसे पहले किससे लेगा? शिष्य, अध्यापकगण और माता-पिता से। तो देखो देखो यहाँ पे दोस्तों कि 25 से 26 हो रहा है, तो मैंने इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपका हम लोग ये क्वेश्चन जहाँ तक पहुँचा है उसमें हम लोग 25 पेज तक के क्वेश्चन को लगा डालें और ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग इसके आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा है कि नहीं हाँ, समय आपका सही जगह गया है और आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और कुछ कमियाँ हैं जैसे कि मेरी वीडियो थोड़ा-सा देख रहे हो कि पॉज़ हो रही होगी कहीं न कहीं, तो उस चीज़ पे भी मैं काम अभी और अच्छे से करूँगा। लेकिन पहले आप लोग ये सब काम करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे अलविदा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।